नमस्ते दोस्तों। आज रात हम चलेंगे 17वीं सदी के मध्य अफ्रीका के दिल की ओर। एक ऐसी जगह जो हरी भरी, नम और दूर कहीं ढोलों की थापों से गूंज रही है। आप नंगे पांव उस गर्म धरती पर खड़े हैं। हवा में लकड़ी के कोयले, पके हुए केले और मरूला के फल की सुगंध घुली है। पास में कोई हथेली के कटोरे से पाम वाइन की चुस्कियां ले रहा है, जबकि एक तोता अपने पिंजरे में कर्कश स्वर में चिल्ला रहा है। आप नडोंगो साम्राज्य के राजसी आंगन में हैं, जहां सत्ता पेड़ों की छाया में पलती है और आत्माओं की मूर्तियों की निगाहें हमेशा बनी रहती हैं। और इसी आंगन के कोने में, जहां कपड़े के झंडे हिलते हैं और पत्थर की मूर्तियां मौन कहानियां सुनाती हैं, आज की कहानी की शुरुआत होती है। तो आराम से बैठने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन केवल तभी अगर आपको सच में मेरा काम पसंद आता है। और हाँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से सुन रहे हैं और अभी आपके यहाँ कितने बजे हैं। मुझे जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारी नींद भरी ये छोटी सी दुनिया कितनी दूर तक फैली है। अब बत्तियां धीमी कर दीजिए, चाहे तो हल्की सी पंखे की आवाज़ चला लीजिए और चलिए धीरे धीरे इस यात्रा में उतरते हैं। आप कबासा नाम की राजधानी में पहुंचते हैं, जो क्वांजा नदी के किनारे बसी है। यहां नजिंगा की कहानी शुरू होती है, एक ऐसी जगह जहां शांति और खतरों की आवाजें एक साथ बहती हैं। मिट्टी के मकानों से भरा यह शहर संगीत और बाजारों की गूंज और पके हुए कसावा की महक से जीवित लगता है। नडोंगो के लोग, जिनका खून नजिंगा की रगों में दौड़ता है, मौसम और आत्माओं के साथ जीते हैं। उनके महल पत्थरों से नहीं बने होते, बल्कि खुली आकाश वाली जगहों, प्रतीकों से सजे हुए दीवारों और लगातार बुदबुदाते हुए बुजुर्गों की उपस्थिति से बनाए जाते हैं। नजिंगा का अभी जन्म नहीं हुआ है, लेकिन आग के पास बैठते हुए आप महसूस करते हैं कि उसकी उपस्थिति हवा में है, एक धीमी सी आहट की तरह। उसके पिता राजा किलोआंजी किया सांबा एक शांत लेकिन मजबूत व्यक्ति हैं। उनकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी है, धीमी लेकिन गूंजदार। वे संतुलन के राजा हैं, योद्धा और कूटनीतिज्ञ दोनों। किनारों पर पुर्तगाली व्यापारी तैनात हैं, मुस्कान के पीछे तलवार छिपाए हुए। हर आगंतुक या तो उपहार लेकर आता है या धोखा, और अक्सर दोनों। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं कि क्या किलोआंजी ने कभी पुर्तगालियों को सच्चे मित्र माना या बस वक्त खरीदने के लिए उनका इस्तेमाल किया। पर एक बात तय है, वे चालाक थे। उनकी रानी अब प्रसव पीड़ा में है और यहीं से किंवदंती शुरू होती है। कहा जाता है कि नजिंगा का जन्म गर्भनाल से गला लिपटा हुआ था, इतना कसकर कि सबको लगा शायद वह बच नहीं पाएगी, लेकिन वह बची। उसने पहली सांस तब ली जब दाई उसे आशीर्वाद देती हुई गा रही थी। उसे नाम दिया गया नजिंगा। इसका अर्थ होता है मोड़ या घुमाव। यह नाम उसके जन्म की अनूठी परिस्थिति पर आधारित था, लेकिन शायद यह एक भविष्यवाणी भी थी, क्योंकि वह केवल जन्म नहीं लेती, वह आकार लेती है। राजकुमारी के रूप में उसके चारों ओर चाचा, भाई, बहनें और दरबारियों का संसार है। वहां हंसी है, चालाकी है और मक्कारी भी। और वह देखती है हर चीज को। कैसे सलाहकार झुकते हैं, लेकिन अधिक झुकने वाले पर संदेह किया जाता है। कैसे उसके पिता की चुप्पी में भी रणनीति होती है। कैसे जब कोई पुर्तगाली दूत आता है तो सबकी कमर तलवार की तरफ झुक जाती है। वह छोटी है लेकिन समझदार है। 5 साल की उम्र में उसे पड़ोसी राज्यों की वंशावली याद है। 6 में वह रसोई में चुपचाप बातें सुनती है। 7 की उम्र में वह पाम वाइन चखती है और कहती है, बारिश जैसी लगती है। वह सब सीख रही है और बाहर धीरे धीरे तूफान आ रहा है, लेकिन नजिंगा तैयार होगी। नमस्ते दोस्तों, आज रात हम चलेंगे 17वीं सदी के मध्य अफ्रीका के दिल की ओर। एक ऐसी जगह जो हरी भरी, नम और दूर कहीं ढोलों की थापों से गूंज रही है। आप नंगे पांव उस गर्म धरती पर खड़े हैं। हवा में लकड़ी के कोयले, पके हुए केले और मरूला के फल की सुगंध घुली है।
पास में कोई हथेली के कटोरे से पाम वाइन की चुस्कियां ले रहा है, जबकि एक तोता अपने पिंजरे में कर्कश स्वर में चिल्ला रहा है। आप नडोंगो साम्राज्य के राजसी आंगन में हैं, जहां सत्ता पेड़ों की छाया में पलती है और आत्माओं की मूर्तियों की निगाहें हमेशा बनी रहती हैं। और इसी आंगन के कोने में, जहां कपड़े के झंडे हिलते हैं और पत्थर की मूर्तियां मौन कहानियां सुनाती हैं, आज की कहानी की शुरुआत होती है। तो आराम से बैठने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन केवल तभी अगर आपको सच में मेरा काम पसंद आता है। और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कहाँ से सुन रहे हैं और अब अभी आपके यहाँ कितने बजे हैं। मुझे जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारी नींद भरी ये छोटी सी दुनिया कितनी दूर तक फैली है। अब बत्तियां धीमी कर दीजिए, चाहे तो हल्की सी पंखे की आवाज चला लीजिए और चलिए धीरे धीरे इस यात्रा में उतरते हैं। आप कबासा नाम की राजधानी में पहुंचते हैं, जो क्वांजा नदी के किनारे बसी है। यहाँ नजिंगा की कहानी शुरू होती है, एक ऐसी जगह जहां शांति और खतरों की आवाजें एक साथ बहती हैं। मिट्टी के मकानों से भरा यह शहर संगीत और बाजारों की गूंज और पके हुए कसावा की महक से जीवित लगता है। नडोंगो के लोग, जिनका खून नजिंगा की रगों में दौड़ता है, मौसम और आत्माओं के साथ जीते हैं। उनके महल पत्थरों से नहीं बने होते, बल्कि खुली आकाश वाली जगहों, प्रतीकों से सजे हुए दीवारों और लगातार बुदबुदाते हुए बुजुर्गों की उपस्थिति से बनाए जाते हैं। नजिंगा का अभी जन्म नहीं हुआ है, लेकिन आग के पास बैठते हुए आप महसूस करते हैं कि उसकी उपस्थिति हवा में है, एक धीमी सी आहट की तरह। उसके पिता राजा किलवांजी किया सांबा एक शांत लेकिन मजबूत व्यक्ति हैं। उनकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी है, धीमी लेकिन गूंजदार। वे संतुलन के राजा हैं, योद्धा और कूटनीतिज्ञ दोनों। किनारों पर पुर्तगाली व्यापारी तैनात हैं, मुस्कान के पीछे तलवार छिपाए हुए। हर आगंतुक या तो उपहार लेकर आता है या धोखा, और अक्सर दोनों। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं कि क्या किलवांजी ने कभी पुर्तगालियों को सच्चे मित्र माना या बस वक्त खरीदने के लिए उनका इस्तेमाल किया। पर एक बात तय है, वे चालाक थे। उनकी रानी अब प्रसव पीड़ा में है और यहीं से किंवदंती शुरू होती है। कहा जाता है कि नजिंगा का जन्म गर्भनाल से गला लिपटा हुआ था, इतना कसकर कि सबको लगा शायद वह बच नहीं पाएगी, लेकिन वह बची। उसने पहली सांस तब ली जब दाई उसे आशीर्वाद देती हुई गा रही थी। उसे नाम दिया गया नजिंगा। इसका अर्थ होता है मोड़ या घुमाव। यह नाम उसके जन्म की अनूठी परिस्थिति पर आधारित था, लेकिन शायद यह एक भविष्यवाणी भी थी, क्योंकि वह केवल जन्म नहीं लेती, वह आकार लेती है। राजकुमारी के रूप में उसके चारों ओर चाचा, भाई, बहनें और दरबारियों का संसार है। वहां हंसी है, चालाकी है और मक्कारी भी। और वह देखती है हर चीज को। कैसे सलाहकार झुकते हैं, लेकिन अधिक झुकने वाले पर संदेह किया जाता है। कैसे उसके पिता की चुप्पी में भी रणनीति होती है। कैसे जब कोई पुर्तगाली दूत आता है तो सबकी कमर तलवार की तरफ झुक जाती है। वह छोटी है लेकिन समझदार है। 5 साल की उम्र में उसे पड़ोसी राज्यों की वंशावली याद है। 6 में वह रसोई में चुपचाप बातें सुनती है। 7 की उम्र में वह पाम वाइन चखती है और कहती है, बारिश जैसी लगती है। वह सब सीख रही है और बाहर धीरे धीरे तूफान आ रहा है, लेकिन नजिंगा तैयार होगी। आप सुबह उठते हैं और दरबार में कुछ अजीब सी शांति महसूस करते हैं। कोई दौड़ भाग नहीं, कोई सैनिकों के अभ्यास की आवाज नहीं, बस धीमी धीमी बांसुरी और पत्तों की सरसराहट। नजिंगा आज अलग दिखती हैं। उनकी चाल में वही दृढ़ता है, पर आज उसमें एक अलग तरह की ठहराव है, जैसे कोई किताब जो अपने अंतिम अध्याय तक आ गई हो, पर हर शब्द अब और गहरा लगता है। आज वह सिर्फ एक योजना पर काम नहीं कर रही हैं, आज वह भविष्य को सिखा रही हैं। वह अपने नए सेनापतियों को बुलाती हैं, युवा, जोश से भरे, लेकिन अनुभव की कमी से जूझते हुए।
वे उम्मीद कर रहे हैं कि वह आदेश देंगी, पर वह आदेश नहीं देती। वह सवाल पूछती हैं। तुम क्या सोचते हो जब दुश्मन तुम्हें झूठी मुस्कान दिखाता है? तुम किसे भेजोगे जब किसी गांव में दो पक्ष आपस में लड़ रहे हों, भाले लेकर या कहानियां लेकर? वे उत्तर देने की कोशिश करते हैं, हिचकिचाते हुए। वह उन्हें बीच में नहीं टोकती, बस सुनती हैं। फिर कहती हैं, शासन सिर्फ शासन नहीं होता, यह धड़कन जैसा होता है, नजरों से नहीं कानों से सुना जाता है। फिर वह उठती हैं और कहती हैं, अब तुम सुनाओ मुझे, मेरे बारे में क्या सोचते हो? कमरा चुप हो जाता है। एक युवा सैनिक बोलता है, आप डरावनी हैं। कुछ हंसी गूंजती है। वह मुस्कुराती हैं। सही है, डर वो पहला कदम है जब कोई ध्यान देना शुरू करता है। फिर दूसरा बोलता है, आपने कई बार हमारे दुश्मनों के साथ समझौते किए, क्या कभी पछताया? वह रुकती हैं। एक लंबा मौन। हर बार वह कहती हैं, लेकिन अगर मैंने नहीं किया होता तो शायद आज तुम यह सवाल पूछ भी नहीं पाते। इतिहासकार कहते हैं, यह नजिंगा के शासन का अंतिम चरण था, जहां वह अकेले नहीं सोच रही थी, बल्कि सिखा रही थी कि कैसे सोचा जाए। एक दोपहर वह आपको अपने साथ राजधानी के बाहर एक पुराने गांव में ले जाती हैं। वहां छोटे घर हैं, मिट्टी के चूल्हे और खिड़की से झांकते उत्सुक चेहरे। वह एक वृद्ध महिला से मिलती हैं, जो कभी उनके पिता की दरबार में नर्तकी रही थी। वे दोनों बैठती हैं और बिना कोई औपचारिकता बस खामोशी में बातें करती हैं। आप पूछते हैं कि रानी, आपने ये जगह क्यों चुनी? वह ये कहती हैं, क्योंकि यहीं से मुझे याद रहता है कि मैं जमीन से जुड़ी हूं, कुर्सी से नहीं। वह बच्चों के साथ बैठती हैं, उनके लिए एक कहानी सुनाती हैं, एक बंदर की, जो पेड़ पर बैठकर बकरी से राजनीति सीखता है। बच्चे हंसते हैं, वह मुस्कुराती हैं। आप उन्हें उस शाम देखते हैं, कंधों पर बच्चों की पत्तों की बनी माला, हाथ में पाम वाइन और चेहरे पर वो शांति जो किसी लंबे युद्ध के बाद आती है। वो कहती हैं, राजा बनना आसान है, राजा रहना मुश्किल, लेकिन राजा से कहानी बन जाना, बस वही असली जीत है। और आप जानते हैं, वह अब किसी ताज की नहीं, याद की रानी बन रही हैं। आप चलते हैं एक पुराने रास्ते पर, नदी के किनारे से होता हुआ, जहां कभी सैनिकों की भारी आवाजाही होती थी, आज सिर्फ पत्तियों की हल्की खड़खड़ाहट है। नजिंगा आगे चल रही हैं, न ज्यादा बोलती हैं, न पीछे मुड़कर देखती हैं। उनके हाथ में सिर्फ एक छड़ी है, काठी की, नीचे से घिसी हुई, जैसे बहुत दूर तक चली हो। आज वे किसी किले की यात्रा पर नहीं है, न किसी संधि पर हस्ताक्षर करने। आज वे देखने जा रही हैं, अपना बीज कहाँ उगाया है। उनके लिए यह सिर्फ सत्ता नहीं, अब यह स्मृति बन गया है। वह वहां जाती हैं जहां कभी उनकी सेना ने पहाड़ियों पर डेरा डाला था। अब वहां गांव है, छोटे छोटे घर जिनकी दीवारों पर बच्चों की हाथ की छापें हैं, एक कुआं जिसमें पानी कम है पर फिर भी लोग हर सुबह लाइन लगाकर आते हैं। वह गांव में प्रवेश करती हैं तो कोई ढोल नहीं बजता, फिर भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। नजिंगा उन्हें प्रशासन नहीं देती, न उपदेश। वह सिर्फ एक गिलास पानी मांगती हैं। वह बैठती हैं जमीन पर एक बूढ़े किसान के बगल में, जो बिना सवाल किए बस पूछता है, रात यहीं बिताएंगी रानी? वह मुस्कुराती हैं। अगर मेरी बातों से तुम्हारे सपने नहीं टूटते तो हाँ। वह बच्चों से पूछती हैं, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? एक बच्चा कहता है, आप वो हैं जो पुर्तगालियों को डराती थीं। दूसरा कहता है, आपने जेब्रा पर चढ़कर उड़ान भरी थी। तीसरा पूछता है, क्या आप जादू करती हैं? वह हंसती हैं, वह असली हंसी जो कोई लंबे समय के बाद निकलती है। नहीं, वह कहती हैं, पर मैंने दुनिया को ऐसा बना दिया जैसे मैंने जादू किया हो। शाम को गांव में एक छोटी सी सभा होती है, कोई औपचारिक मंच नहीं,
बस एक पेड़ के नीचे बैठी भीड़ और एक झुकी हुई लौ। वह लोगों से पूछती हैं, अगर मैं कल यहां न रहूं तो तुम क्या करोगे? कोई जवाब नहीं देता। वह फिर पूछती हैं, क्या तुम सिर्फ मेरी कहानियां सुनना चाहते हो या उन्हें जीना भी सीखोगे? एक वृद्ध महिला जवाब देती है, हम आपके नाम से नहीं, आपके रास्ते से जीना चाहते हैं। वह सिर झुकाकर धन्यवाद करती हैं। उस रात जब सब सो रहे होते हैं, वह नदी किनारे बैठी होती हैं। आप भी चुपचाप वहीं बैठ जाते हैं। वह कहती हैं, राज्य को किले नहीं बचाते, उसे वे आवाजें बचाती हैं जो लोग कहानी समझकर भी सच मानते हैं। और आप समझते हैं, अब नजिंगा शासन नहीं कर रही, वह अब विरासत बो रही हैं। और सबसे सुंदर बात यह है, वह चाहती हैं कि उसे कोई नाम न दे। वह कहती हैं, जिस दिन वे मुझे परिभाषित कर लेंगे, वे मुझे बांध लेंगे। आप सिर हिलाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वह बांधने के लिए नहीं बनी थी, वह हिस्से बहने के लिए बनी थी। आप सुन सकते हैं वह बदलाव जो शब्दों में नहीं बल्कि दरबार के बीच मंडराते सन्नाटों में दर्ज होता है। जैसे हर बातचीत में एक रुकावट है, जैसे हर दरबारी अब सोच समझकर ही हंसता है। नजिंगा अब सिर्फ राजकुमारी नहीं है, वह अब उस टुकड़े की तरह है जिसे शतरंज की बिसात पर कोई हिलाना नहीं चाहता, क्योंकि वह चाल को बहुत बदल सकती है। अब उसके भाई मबांडे राजा हैं और वह जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती कोई विदेशी दुश्मन नहीं, बल्कि वही बहन है जो हमेशा चुप रहती है लेकिन सब कुछ देख रही होती है। मबांडे सत्ता के नशे में है। उन्होंने नजिंगा की हैसियत कम करने की कोशिश की है, उसके कमरे दूर कर दिए, उसे दरबार से हटाया और सलाह देने का अधिकार छीन लिया। लेकिन नजिंगा चुप है और यह चुप्पी सबसे ज्यादा डरावनी है। वह अब दिन का ज्यादातर समय अकेले बिताती है, पुराने अनुबंधों को पढ़ते हुए, पुर्तगाली बोली को और बेहतर करते हुए, उन लोगों से मिलते हुए जो मबांडे को लगता है कि उसे नजरअंदाज कर चुके हैं। और फिर एक दिन दरबार में कुछ बदलता है। पुर्तगाली एक बार फिर शांति वार्ता के लिए संदेश भेजते हैं, पर इस बार वे मबांडे पर भरोसा नहीं करते। वे नजिंगा को चाहते हैं। मबांडे के पास और कोई विकल्प नहीं होता। वह नजिंगा से आग्रह करता है या शायद आदेश देता है कि वह प्रतिनिधि बनकर पुर्तगालियों से बात करे। नजिंगा मुस्कुराती है। हाँ, वह कहती है, मैं जाऊंगी। यह सिर्फ एक राजनैतिक प्रतिनिधित्व नहीं है, यह एक परीक्षा है और वह इसे पार करने नहीं जा रही, वह इसे फिर से लिखने जा रही है। आप उसके साथ हैं जब वह उस ऐतिहासिक कमरे में प्रवेश करती है जहां पुर्तगाली गवर्नर और उनके अधिकारी बैठे हैं, चमड़े की कुर्सियां, धूप की गंध और वह चुप्पी जो किसी ताज से ज्यादा भारी लगती है। और फिर वह क्षण आता है। कमरे में सभी लोगों के लिए कुर्सियां हैं, सिर्फ नजिंगा के लिए नहीं। इसे कुछ लोग भूल समझते हैं, कुछ इसे वैसे अपमान। नजिंगा इसे अवसर मानती है। वह अपने सेवक की ओर इशारा करती है। बिना कुछ बोले सेवक घुटनों के बल बैठता है। नजिंगा उसकी पीठ पर बैठ जाती है और वह बैठक शुरू होती है। इतिहासकार आज भी इस क्षण पर बहस करते हैं, क्या यह पहले से तय था, क्या यह तात्कालिक निर्णय था? लेकिन अफ्रीका में यह घटना कथा बन चुकी है। ताज अगर नहीं दो तो उसे खुद बनाओ। नजिंगा पुर्तगालियों से ऐसी भाषा में बात करती है जिसमें सम्मान भी है और चेतावनी भी। वह अपने ईसाई धर्मांतरण की बात करती है, नाटकीयता के साथ, लेकिन उसके शब्दों में रणनीति छुपी होती है। उसका नाम अब अन्ना दे सूझा है कागज पर, लेकिन दिल में वह अब भी नजिंगा ही है। वह समझौते करती है, पर उनकी शर्तों पर नहीं, उसके खुद के बनाए संतुलन पर। उस रात वह नदी किनारे बैठती है और शराब पीते हुए कहती है, शांति अच्छी है जब तक वो झूठी ना हो न हो। और आप समझ जाते हैं, शांति यहां सिर्फ एक रणनीति है, एक सीढ़ी, एक पड़ाव। असली युद्ध अभी बाकी है। आज सुबह हल्की ठंडी है, लेकिन उसके पीछे एक तीखी बेचैनी छिपी है।
आप इसे महसूस करते हैं जैसे कोई आने वाला तूफान अभी सिर्फ सांस ले रहा हो। नजिंगा शांत है। वह अपनी उंगलियों के पोरों से नक्शे पर नदी के रास्तों का पीछा कर रही है। एक एक मोड़, एक एक दर्रा उसे ज़बानी याद है। वह कोई सामान्य शासक नहीं है। वह एक रणनीतिकार है, एक कहानीकार जो हर युद्ध को पहले दिमाग में लड़ती है ताकि जमीन पर कम खून बहे, क्योंकि अब शांति टूट चुकी है। पुर्तगालियों ने एक बार फिर वादे तोड़ दिए। उन्होंने समझौते को अपने लाभ के अनुसार तोड़ा। कैदी बनाए, गांवों पर हमला किया और कहा कि नजिंगा अब समझदार नहीं रही। उन्होंने उसे कमजोर समझा। बड़ी भूल की। नजिंगा अब युद्ध के लिए तैयार हो चुकी है, पर यह युद्ध पारंपरिक नहीं होगा। वह अपने लोगों को जंगलों में प्रशिक्षित कर रही है, जहां दुश्मन के नक्शे काम नहीं आते और हवा भी अपना पक्ष बदलती है। उसकी सेना शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप आती है, आग की तरह नहीं, धुएं की तरह। हर पुल जो पुर्तगाली बनाते हैं उसके नीचे पहले से जाल बिछा होता है। हर गोदाम में चुपचाप आग लगती है। हर सैनिक जो अकेले पड़ जाता है वापस नहीं लौटता। इतिहासकार आज भी कहते हैं कि शायद नजिंगा ने गुरिल्ला युद्ध का आविष्कार नहीं किया, पर जो निश्चित है वो ये, उसने इसे कला बना दिया। आप उसके साथ जंगल के बीच एक छोटी सी चट्टान पर खड़े हैं। उसके चारों ओर पत्तियों की सरसराहट है, लेकिन उसकी आंखें स्थिर हैं, जैसे उसे पता है कि हवा भी उसकी तरफ है। वे सोचते हैं कि वे शिकारी हैं, वह कहती है, पर असल में वे शिकार बन चुके हैं। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा है, लेकिन आप उसकी मुस्कान को महसूस कर सकते हैं। इस बीच पुर्तगाली अपने शिविरों में असमंजस में हैं। वे नक्शों को बार बार उलटते हैं। उनके सैनिक बीमार पड़ रहे हैं, रास्ते खो गए हैं, खाना सड़ चुका है। हर रात उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। और नजिंगा, वह आराम से पाम वाइन की चुस्कियां ले रही है। किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपने सेनापतियों को समझा रही है कि अगली बार दुश्मन की आपूर्ति को कब और कैसे काटना है। उसकी योजना में हिंसा नहीं, धैर्य है। हर हमला एक संदेश है, हर खामोशी एक दांव। और उसकी सबसे बड़ी जीत तब आती है जब दुश्मन खुद भाग जाता है, लड़ाई हारे बिना ही। वह दुश्मनों की कहानी में भूतनी बन चुकी है। कहा जाता है कि वह पेड़ों के ऊपर चलती है, बिना पैरों के जमीन पर निशान छोड़ती है, और उसकी मुस्कान मौत की तरह शांत है। आप जानते हैं कि ये सब कहानियां हैं, लेकिन जब आप उसकी ओर देखते हैं तो एक पल के लिए आप भी मान लेते हैं, शायद वह कुछ और है। शायद वह सिर्फ एक रानी नहीं, वह याद बन चुकी है। आज की सुबह की हवा में कुछ बदल गया है। सूरज वही है, लेकिन उसकी रोशनी कुछ अधिक सुनहरी लग रही है, जैसे किसी पुराने वादे की तरह जिसे आखिरकार निभाया जा रहा हो। नजिंगा अपने शिविर के बाहर खड़ी हैं। उन्होंने आज न तो शस्त्र धारण किया है, न ही कोई शाही पोशाक पहनी है। सिर्फ साधारण वस्त्र, एक कमरबंद और पैरों में धूल। क्यों? क्योंकि आज वह कुछ नया शुरू करने जा रही हैं। आज वह एक नई सेना खड़ी करेंगी। यह कोई साधारण सेना नहीं होगी। ये उन लोगों की सेना होगी जिन्हें दुनिया ने गुलाम कहा, जिनका सम्मान छीन लिया गया, जिन्हें बेचा और खरीदा गया। आज वे उसके सैनिक बनेंगे, और आप इस बदलाव का साक्षी बनते हैं। वह सबसे पहले उन लोगों को आजादी देती हैं जो उसके राज्य में बंदी थे, और यह मात्र दया नहीं है, यह रणनीति है। वे अब केवल स्वतंत्र नहीं हैं, वे अब उसका परिवार हैं। वह उन्हें भोजन देती हैं, रहने की जगह देती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज देती हैं आत्मसम्मान। फिर प्रशिक्षण शुरू होता है, जंगल के बीचों बीच। कोई ध्वनि नहीं, केवल संकेत, आंखें, हवा। वह उन्हें बताती हैं कि एक योद्धा सिर्फ हथियार से नहीं लड़ता, वह ज्ञान, धैर्य और निर्णय से लड़ता है। वह कहती हैं, डर से युद्ध नहीं जीते जाते,
समझ से जीते जाते हैं। धीरे धीरे यह सेना आकार लेने लगती है। हर सैनिक अब केवल लड़ाकू नहीं, एक संदेश है, और यह संदेश ये है, हम मिटाए नहीं गए हैं। इतिहासकार आज भी इस सेना की प्रकृति पर बहस करते हैं। क्या यह एक स्थायी सेना थी, या एक आंदोलन, या एक जीवित प्रतीक नजिंगा के नेतृत्व का? पर उसकी शक्ति किसी सैन्य पंक्ति से नहीं आती, वह आती है लोगों से, उन लोगों से जो अब उसे केवल रानी नहीं बल्कि नगोला कहते हैं। मतलब नेता, रक्षक, युद्ध की आत्मा। आप एक शाम उसे देखते हैं, वह सैनिकों के बीच घूम रही है, हर एक से बात कर रही है, उनका नाम ले रही है, उनके परिवारों के बारे में पूछ रही है। कोई अहंकार नहीं, सिर्फ एक गहरी जिम्मेदारी। एक बूढ़ा सैनिक उसके पास आता है, जिसने पहले पुर्तगालियों के लिए लड़ाई लड़ी थी, अब वह उसके लिए लड़ रहा है। वह मुस्कुराता है और कहता है, आप युद्ध को समझती हैं जैसे माँ बच्चे को समझती है। वह उत्तर देती है, क्योंकि मैं युद्ध में ही पली बढ़ी हूं। रात को वह अकेले आग के पास बैठती है। उसके पास पाम वाइन है और दूर से आती ढोल की आवाज। वह कहती है, वे कहते हैं मैंने उन्हें डरा दिया, मुझे देखकर उनके घोड़े पीछे हट जाते थे। फिर वह मुस्कुराती है, लेकिन उन्हें यह कभी नहीं पता चलेगा कि मुझे भी कभी कभी डर लगता था। आप उसे देखते हैं, राख की चमक में, अंधेरे के बीच एक धीमा प्रकाश। वह रानी है, वह सेनापति है, वह स्मृति है, वह जीवित इतिहास है। सूखी ऋतु समय से पहले आ गई है, पत्तियां मुरझा गई हैं, नदियां सिकुड़ गई हैं, और आकाश भूरे कपड़े जैसा लटक रहा है। हवा गर्म है, लेकिन ठंडी छाया की उम्मीद से भरी। लेकिन नजिंगा नहीं रुकी, वह कभी नहीं रुकती। जब धरती सूखती है तो वह लोगों की प्यास को पहचानती है, सिर्फ पानी की नहीं, दिशा की भी। उसकी दिनचर्या बदल जाती है। वह अब जलाशयों का निरीक्षण करती हैं, किसानों से मिलती हैं, और अपने दरबार को खुले मैदान में चलवाती हैं, ताकि कोई दीवार, कोई पर्दा बातों को रोक न सके। और इस बीच अफवाहें फिर से शुरू हो गई हैं। लोग कहते हैं नजिंगा अब नहीं रही जैसी पहले थी। कभी वह भूत कहलाती है, कभी देवी। कभी कोई कहता है वह बिना छाया के चलती है। कभी कोई कहता है उसकी आंखें तुम्हारे झूठ को पी जाती हैं। आप इन बातों को सुनते हैं, आप हंसते हैं, लेकिन फिर जब आप उसकी ओर देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए यकीन करने का मन करता है। कुछ तो है उसमें। एक शाम जब बाकी लोग दरबार में अगली योजना बना रहे होते हैं, वह अकेले नदी किनारे बैठी होती है। आप उसके पास जाते हैं। वह कहती है जंगलों में आवाजें तेज हो गई हैं। आप पूछते हैं किसकी? वह कहती है उनकी जो मर गए, और उन बच्चों की जो पैदा भी नहीं हुए। और आप समझ जाते हैं वह अब केवल राजा रानी की भाषा में नहीं सोचती, वह समय से परे देख रही है। अब वह इतिहास नहीं बना रही, वह खुद इतिहास बन चुकी है। इस दौर में वह पुर्तगालियों से फिर संपर्क बनाती है। इस बार कोई युद्ध नहीं, कोई धमकी नहीं, बस एक निमंत्रण, एक बार फिर बातचीत के लिए। वे चौंक जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद अब वह बूढ़ी हो गई है, या थक चुकी है, या हार मान चुकी है। फिर से भूल। वह अब चुप्पी की कला में महारथी हो चुकी है। जब वह पुर्तगालियों से मिलती है तो कोई हथियार नहीं लाती, बस एक साफ मुस्कान, और पीछे चुपचाप खड़े 100 सैनिक बिना तलवार खींचे। यह ताकत है। वह उन्हें व्यापार की अनुमति देती है, लेकिन सीमाओं के भीतर। वह कहती है तुम मेरे घर में हो, जूते बाहर उतार कर आओ। इस बीच वह पास के राज्यों से दोस्ती करना शुरू करती है। कभी छोटी रियासतें जिनसे पहले दुश्मनी थी, अब उनकी ओर एक शांत प्रस्ताव भेजा जाता है, हम मिलकर जिंदा रह सकते हैं। इतिहासकारों को समझ नहीं आता वह क्या कर रही है। क्या वह एक नया संघ बना रही है, या एक राजनीतिक गठबंधन, या बस समय खरीद रही है?
पर जो साफ है वह अकेली नहीं लड़ रही। अब वह नेतृत्व सिखा रही है। वह अपने ही दरबारियों से बहस करती है, उन्हें चुनौती देती है, उनके विचारों को खारिज करती है और फिर उसी विचार को नया रूप देकर उनके सामने रखती है। वह एक रात आपको कहती है, अगर मैं मर भी जाऊं तो ये सब चलता रहे, बिना मेरे नाम के भी। आप पूछते हैं, आप चाहती हैं कि लोग आपको भूल जाएं? वह मुस्कुराती है, नहीं, मैं चाहती हूं कि वो मुझे बिना मेरे नाम के भी याद रखें। आप समझ जाते हैं, वह अब अमृता की तलाश में नहीं है, वह अब विरासत बना रही है। आज की सुबह में कुछ अलग है। हवा में कम नमी है लेकिन ज्यादा स्मृति। ऐसा लगता है जैसे हर पेड़, हर दीवार, हर बर्तन जो सुबह का पानी लेकर भरा जा रहा है किसी कहानी को दोहरा रहे हो। नजिंगा आज जल्दी उठ गई है। वह अपने हाथों से अपना आसन साफ करती है, जैसे वह रानी नहीं, कोई साधारण बुजुर्ग हो जिनके पास अब बस समय और सच्चाई है। लेकिन आप जानते हैं यह सिर्फ दिखावा नहीं, यह अभ्यास है। वह खुद को धीरे धीरे पीछे हटा रही है। क्यों? क्योंकि अब वह सत्ता छोड़ नहीं रही, वह सत्ता सिखा रही हैं। आप दरबार में जाते हैं और वहां कुछ नया देखते हैं। एक वृत्त में बैठे युवा नेता, सैनिक नहीं, व्यापारी नहीं, बल्कि समझने वाले लोग। वे उसके चारों ओर बैठे हैं, पत्तों पर बनाए गए नक्शे देख रहे हैं, मुद्दों पर बहस कर रहे हैं। नजिंगा कुछ नहीं बोलती, वह सुनती हैं। फिर कभी कभी बहुत हल्के से कहती हैं, वो नदी असली नहीं, बस गीली जमीन है। या वो गठबंधन तब तक टिकेगा जब तक सूरज वहां से उगता है। सब कुछ गूढ़ लेकिन गहरा। फिर वह खड़ी होती हैं और एक एक को काम सौंपती हैं, जैसे कोई बागवानी करने वाला अब पौधे नहीं लगाता बल्कि दूसरों को सिखाता है कि कब पानी देना है। इतिहासकार कहते हैं यह वह दौर था जब नजिंगा ने सत्ता का वितरण किया, लेकिन यह किसी अल्पविराम जैसा नहीं था, यह पुनर्जन्म था। वह अब सिर्फ एक शासक नहीं थी, वह प्रणाली बन चुकी थी। आप उसे एक दिन अकेले एक नए बने पुस्तकालय के बाहर देखते हैं। वह किताबों को छू रही होती हैं जैसे वे उसके बच्चे हों। कुछ चिट्ठियां वहां रखी हैं, उसके द्वारा लिखी गई, कुछ में संदेह है, कुछ में कविता। वह कहती हैं, शब्द मेरे भाले हैं। फिर एक और चिट्ठी उठाती हैं, किसी युवा नेता के नाम जिसे वह उत्तराधिकारी मानती हैं। कभी मेरे नाम का सहारा मत लेना, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी को उठाना। वह धीरे धीरे चलती हैं अब। कभी हाथ थामने की जरूरत होती है, कभी नहीं, लेकिन उनके मन की धार अब भी तेज है। एक रात वह आपको अपने पास बुलाती हैं। आग जल रही है और उसकी रोशनी में उनका चेहरा और झुर्रियों से भरा लेकिन दृढ़ दिखता है। वह कहती हैं, तुम जानते हो मैंने कितनी बार सोचा कि मैं हार गई। आप कुछ नहीं कहते। वह कहती हैं, हर उस रात जब मैंने सोने से पहले सोचा कि शायद मैं गलत थी। फिर वह हंसती हैं, पर अगली सुबह सूरज निकलता था और मैं भी, यही मेरी जीत थी। वह चुप हो जाती हैं। उस रात आप देर तक सो नहीं पाते, क्योंकि पहली बार आपको एहसास होता है नजिंगा सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह एक सिद्धांत थी, एक सबक, एक जीवित उत्तर। उस सुबह आकाश थोड़ा हल्का है, जैसे कोई सफेद कपड़ा बादलों के ऊपर फैला हो। धूप जमीन को नहीं, बस पेड़ों की ऊपरी पत्तियों को छू रही है। नजिंगा आज फिर जल्दी उठी, लेकिन आज वह नदी की ओर नहीं गई। आज वह एक पुरानी दीवार के पास खड़ी है। वह दीवार जो कभी कबासा के महल की बाहरी सीमा थी, अब वो दरारों से भरी है, काई से ढकी हुई, लेकिन वह उसे गौर से देख रही है। यही वह जगह थी, वह कहती हैं, जहां पहली बार मुझे चुप करवाया गया था। आप पूछते हैं, किसने? वह मुस्कुराती हैं, सबने। फिर वह धीरे से आगे बढ़ती हैं। आज उनके साथ कोई अंगरक्षक नहीं है, सिर्फ आप और वो पुरानी यादें जो उनकी परछाई की तरह साथ चल रही हैं। आज वह तय कर चुकी हैं, इंदोंगो वापस लिया जाएगा, न तलवार से, न तोप से, बल्कि रिश्तों से।
आप जानते हैं कि इंदोंगो अब पुर्तगाली नियंत्रण में है, पर भीतर से वह राज्य खोखला हो चुका है। वहां अब नजिंगा की कहानियां गाई जाती हैं। लोग उसके नक्शे को दीवारों पर बनाते हैं, उसके समझौतों को मंत्रों की तरह दोहराते हैं, और अब वह इस बिखरे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने जा रही हैं। वह दूत भेजती हैं, न लड़ाकू बल्कि शिक्षक। वे गीत, कहानियां, औषधियां और न्याय ले जाते हैं, और हर गांव में एक ही बात दोहराते हैं, वह वापस आ रही है, हाथ में आग नहीं, सिर पर छाया लेकर। पुर्तगाली इसे शुरुआत में नजरअंदाज करते हैं, फिर चिढ़ते हैं, फिर डरने लगते हैं, क्योंकि हर बार जब वे किसी गांव में दूत भेजते हैं, वहां लोग पहले से नजिंगा के गीत गा रहे होते हैं। एक शाम वह एक पुराने कागज को देख रही होती हैं, एक पुर्तगाली संधि। वह उसे मोड़ती हैं, फिर बीच से फाड़ती हैं और कहती हैं, यह सिर्फ कागज था, मेरी बात नहीं। फिर वह बैठती हैं और अपना पत्र लिखती हैं। इस बार वह पुर्तगाली गवर्नर को सीधे संबोधित करती हैं। भाषा विनम्र है लेकिन धारदार। मैं वह नहीं जो तुमने सोचा, मैं वह भी नहीं जो तुमने लिखा। मैं वह हूं जो अब भी जिंदा है और जिसे अब भी याद किया जाता है। और वह पत्र खत्म होता है इस पंक्ति से, मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारी गलती हूं। इतिहासकार आज भी उस पत्र को पढ़कर चौंकते हैं। क्या यह सत्ता थी या माफी या कोई चुनौती? आप जानते हैं, यह सच्चाई थी। एक दिन वह आपको अपने पास बुलाती हैं। एक शांत दोपहर है, हवा में कसावा पकने की गंध है। वह पूछती हैं, अगर मैं अब जाऊं तो लोग मुझे कैसे याद करेंगे? आप जवाब देने की कोशिश करते हैं पर शब्द नहीं मिलते। वह खुद ही कहती हैं, एक मुस्कान जो कभी झुकी नहीं, एक आवाज जो कभी चिल्लाई नहीं, पर सबने सुनी। फिर वह कहती हैं, इंदोंगो वापस आ चुका है। मैं वहां नहीं हूं, पर मेरी बात वहां है। उस रात आप उसे अकेले आकाश की ओर देखते हुए पाते हैं। उसकी आंखों में थकान नहीं, सिर्फ पूरा हो जाने का भाव। चांद आज रात कुछ और ही तरह से चमक रहा है, न तेज न मध्यम, बस स्थिर। जैसे वह भी जानता है कि नीचे धरती पर एक रानी धीरे धीरे अपनी यात्रा पूरी कर रही है। नजिंगा महल के खुले आंगन में बैठी हैं, जहां कभी दरबार लगता था, जहां फैसले लिए जाते थे, जहां युद्ध की योजनाएं बनती थीं। आज वह अकेली हैं, और फिर भी लगता है जैसे पूरा साम्राज्य उनके साथ बैठा हो। आप उनके पास क्वाइटली बैठते हैं, कोई औपचारिकता नहीं, कोई भूमिका नहीं, सिर्फ दो लोग, एक जो इतिहास में दर्ज होने वाली है और दूसरा जो उसका साक्षी बन रहा है। वह कहती हैं, तुमने कभी सोचा है मैं मरने से डरती हूं? आप थोड़ा चौंकते हैं। वह खुद ही जवाब देती हैं, नहीं, मैं डरती हूं भुला दिए जाने से। फिर वह हंसती हैं, और इसलिए मैंने उन्हें कुछ ऐसा दिया है जिसे वे कभी भुला नहीं पाएंगे। कहानी। आज वह सिर्फ स्मृति में नहीं जी रही, वह अपने स्मारक की नींव रख रही हैं। कागज पर नहीं, संगमरमर में नहीं, बल्कि लोगों की आवाजों में। वह संगीतकारों को बुलाती हैं, बुजुर्गों को, बच्चों को, और एक नई परंपरा की शुरुआत करती हैं। रात की सभा। हर कोई बैठता है आग के चारों ओर, और एक नियम होता है, कोई कहानी अधूरी नहीं छोड़ेगा। लोग हिचकिचाते हैं, फिर कोई बोलता है। किसी ने बताया कैसे नजिंगा ने एक बार एक पुर्तगाली व्यापारी को शहद के कटोरे में उसकी ही भाषा में फंसाया। किसी ने याद किया कि कैसे वो शांति से बैठकर गिलास से वाइन पीती थीं, लेकिन उसकी गंध से दुश्मन पहचान लेती थीं। कोई बच्चा बोलता है, मुझे लगा वो उड़ सकती हैं। नजिंगा मुस्कुराती हैं, शायद कभी कभी, वह कहती हैं। इस बीच उनके दरबार में कुछ लोग बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराधिकारी चुना जा रहा है, पुराने रजिस्टर खोले जा रहे हैं, और हर दस्तावेज में एक ही बात लिखी जा रही है, रानी की इच्छा है कि कोई उसका नाम दोहराए नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत दोहराए।
आप एक दोपहर उन्हें पत्तों की छाया में बैठा देखते हैं। हवा धीरे धीरे उनकी सफेद बालों में से बह रही है। वह कहती हैं, कभी कभी मैं सोचती हूं, अगर मैं पुरुष होती तो क्या वे मुझे राजा कहते। फिर रुकती हैं, शायद, पर फिर मैं वो न होती जो बनी। फिर अचानक एक निर्णय। वह कहती हैं, मुझे मत दफनाना। आप चौंकते हैं। वह कहती हैं, मैं नदी की तरह बहना चाहती हूं, कभी किसी खेत को छू लूं, कभी किसी बच्चे की आंखों में दिख जाऊं। आप पूछते हैं, और अगर लोग फिर भी स्मारक बनाना चाहें? वह मुस्कुराती हैं, तो एक बेंच बना दो, एक साधारण सी छाया में, जहां कोई बैठ सके और मुझे याद किए बिना भी मुझे महसूस कर सके। और उस क्षण आप जानते हैं, नजिंगा अब अतीत की रानी नहीं, वह अब हर आने वाले की राह की पड़ाव बन गई है। आज की सुबह कुछ और है। न सूरज तेज है, न हवा ठंडी, बस एक धीमी सी सांस जैसी, जैसे पूरी धरती खुद को याद दिला रही हो कि वह जिंदा है। नजिंगा आंगन में खड़ी हैं और उनके चारों ओर बहुत कुछ चल रहा है। लोग दीवारें ठीक कर रहे हैं, दस्तावेज बांध रहे हैं, और महल के गलियारों में कुछ हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंज रही हैं। पर वह वहां से बाहर आकाश की ओर देख रही हैं। आज हवा सही दिशा में है, वह कहती हैं। आप पूछते हैं, किस दिशा में जाना है? वह कहती हैं, मुझे नहीं, मेरे बाद जो आएंगे उन्हें। आज वह अंतिम युद्ध की योजना नहीं बना रही, न आखिरी संधि की बातचीत। आज वह उत्तराधिकार तय कर रही हैं। न कोई ताज, न कोई विशेष पोशाक, बस एक शांत मजबूत नजर। और कुछ युवा नेता जो अब तक उनके शब्दों से सीखते आ रहे थे, आज उनके मौन से भी सीख रहे हैं। वह उन्हें बुलाती हैं, एक एक करके। हर किसी से कुछ अलग बात करती हैं। किसी को कहती हैं, सुनना सीखो, भाषण देना आसान है। किसी को चेतावनी देती हैं, दिखावा वो जाल है जिसमें अपने ही सबसे पहले गिरते हैं। किसी को हंसते हुए कहती हैं, मेरे जैसे मत बनो, मुझे बनने में बहुत कुछ खो गया। फिर वह चुप हो जाती है, और उस चुप्पी में आप सुनते हैं एक राज की हस्तांतरण। उस रात जब महल सोने लगता है, वह आपको बुलाती हैं। आप उसे वैसा ही पाते हैं, सादी चादर, बिना गहनों के, और हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी। इसे कल जला देना, वह कहती हैं। आप पूछते हैं, क्या लिखा है इसमें? वह कहती हैं, बस मेरी कुछ गलतियां। आप कहना चाहते हैं कि वह गलत नहीं थी, पर आप जानते हैं वह जानती हैं। और फिर वह कुछ और करती हैं। वह हंसती हैं, वही पुरानी, सच्ची, थकी हुई हंसी। मैं जी गई, वह कहती हैं। इतना ही काफी है। फिर वह खिड़की से बाहर देखती हैं, कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत। कभी सोचा है, वे पूछती हैं, कि जो लोग कहानियां नहीं बनाते वे कब तक जिंदा रहते हैं? आप कुछ नहीं कहते। वह कहती हैं, मैं मरना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मिटना भी नहीं चाहती थी। वह फिर खामोश हो जाती हैं, और उस रात आप पहली बार उन्हें थकी हुई नहीं, बल्कि पूरी हुई देखते हैं, जैसे कोई आखिरी पंक्ति जो अब खुद ही किताब को बंद कर सकती है। उस सुबह हवा बिल्कुल स्थिर है, न एक पत्ता हिलता है, न कोई पक्षी बोलता है। सब कुछ रुका हुआ लगता है। नजिंगा अपने कमरे में है, जैसे हमेशा सुबह जल्दी जागी हुई, लेकिन आज वह खिड़की से बाहर नहीं देख रही है। आज वह अपनी ही हथेलियों को देख रही हैं। रेखाएं, दरारें, पुराने जख्म, और कुछ ऐसे निशान जिनकी कहानियां किसी को पता नहीं। आप दरबार के मुख्य कक्ष की ओर जाते हैं, जहां कुछ वरिष्ठ दरबारी पहले से मौजूद हैं। उनकी आंखों में एक हल्की सी चिंता है, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि सबको अंदाजा है आज शायद वह दिन है। पर नजिंगा के पास घबराने की कोई वजह नहीं। वो बाहर निकलती हैं, धीरे पर बिना कांपते। उसके पीछे कोई हथियार नहीं, कोई घोषणाएं नहीं, सिर्फ शब्द। और वे शब्द भी जोर से नहीं बोले जाते, बल्कि आंखों से,
हाव भाव से, उनके चलने के तरीके से वह दरबार में एक छोटी बैठक बुलाती हैं। लेकिन यह कोई सामान्य बैठक नहीं है। वह एक एक दरबारी को देखती हैं, नाम नहीं पुकारती, बस देखती हैं। फिर कहती हैं, क्या तुम सब तैयार हो मेरे बिना? कोई जवाब नहीं देता, पर वह मुस्कुराती हैं। शुक्र है, अगर जवाब होता तो मैं कुछ गलत कर चुकी होती। वह फिर बैठती हैं। एक बुजुर्ग दरबारी उनसे पूछता है, रानी, क्या आपने कभी सोचा था कि आप इतने लंबे समय तक शासन करेंगी? वह कहती हैं, नहीं, मैंने तो सोचा था मैं अपने ही जन्म के दिन मर जाऊंगी। गर्भनाल मेरे गले में लिपटी थी, याद है? लेकिन शायद जिंदगी ने कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। इतिहासकार कहते हैं यह नजिंगा की आखिरी सार्वजनिक बैठक थी। उसके बाद वह धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से हटने लगी। न कोई विदाई समारोह, न कोई बड़ी घोषणा, बस एक धीमी सी वापसी अपने भीतर। आप उन्हें शाम को बाग में बैठा देखते हैं, जहां वे एक छोटी सी कटोरी में पानी भरकर उसमें सूरज की परछाई देख रही हैं। आप पूछते हैं, क्या आप कुछ देख रही हैं? वह कहती हैं, हाँ, खुद को, बिना ताज के, बिना डर के। फिर वह कटोरी आपके हाथ में देती हैं। अब तुम देखो। आप झांकते हैं और एक पल के लिए आप खुद को नहीं बल्कि उन्हें ही देखते हैं। हाथ में पाम वाइन, सिर ऊंचा और चेहरे पर वही मुस्कुराहट। वह कहती हैं, मैं जब जाऊं तो मुझे जमीन में मत दबाना, मुझे नदी में बहा देना, या कहानियों में, या एक बच्चे की हंसी में। वह फिर अपनी आंखें बंद करती हैं और कहती हैं, ताकि मैं सिर्फ मरूं नहीं बल्कि बिखर जाऊं। उस रात चांद पूरा नहीं है, बस आधा, जैसे आसमान भी धीरे धीरे विदाई की तैयारी कर रहा हो। नजिंगा बिस्तर पर नहीं है, वह आंगन में है, खुले आकाश के नीचे, जहां हवा पेड़ों की पत्तियों से फुसफुसा रही है और मिट्टी ठंडी है। आप उन्हें वहीं बैठा पाते हैं, एक पत्थर पर, घुटनों पर हाथ रखे हुए। कोई आभूषण नहीं, कोई गार्ड नहीं, बस एक खाली कप उनके पास रखा हुआ। आप चुपचाप बैठ जाते हैं, पास ही। वह कहती हैं, क्या तुम जानते हो मैंने सबसे ज्यादा कब सीखा? आप कुछ नहीं कहते। वह खुद ही जवाब देती हैं, जब मैं हारी थी, जब मेरे लोग मुझसे नाराज थे, जब मैंने किसी प्रिय को खोया और दुनिया चलती रही, मानो कुछ हुआ ही नहीं। वहां मैंने सीखा राज करना। वह कुछ देर चुप रहती हैं, फिर अचानक कहती हैं, अब मैं पूरी हो गई हूं। इतिहासकार इस क्षण के बारे में अनुमान लगाते हैं। कुछ कहते हैं वह बीमार थीं, कुछ कहते हैं उन्हें कोई सपना आया था, कुछ कहते हैं यह सब बस कहानी है। लेकिन आप वहां थे और आप जानते हैं ये कोई अंत नहीं था, ये एक पूर्णता थी। अगली सुबह नजिंगा अपने उत्तराधिकारी को बुलाती हैं। वह कोई ताज नहीं पहनाती, न कोई सिंहासन दिखाती हैं, बस अपने कक्ष में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी की ओर इशारा करती हैं। बैठो, वह कहती हैं। वही व्यक्ति धीरे से कुर्सी पर बैठता है। वह मुस्कुराकर कहती हैं, अब देखो कितना असहज लगता है, यही है जिम्मेदारी। और फिर वह धीरे से अपनी कमर से वह पुरानी छड़ी निकालती हैं, वही जिसे वे हर यात्रा में साथ रखती थीं। वह कहती हैं, यह सिर्फ सहारा नहीं था, यह मेरा संकेत था कि मैं रुकी नहीं। और वह छड़ी सौंप देती हैं। फिर वह कहती हैं, अब तुम चलो। उस रात आप उनके कमरे के बाहर बैठते हैं। भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही। फिर धीमे से दरवाजा खुलता है। वह बाहर आती हैं और आपको देखकर सिर हिलाती हैं। आज तुम मेरी कहानी पूरी कर लो, वह कहती हैं, पर याद रखना, अंत कभी आखिरी नहीं होता, सिर्फ एक रुख बदलता है। आप कुछ पूछना चाहते हैं पर शब्द नहीं मिलते। वह धीमे से मुस्कुराती हैं और पहली बार वह आपको गले लगाती हैं। ठंडी हथेलियां,
लेकिन गर्म आत्मा। और फिर वह भीतर चली जाती है, जैसे कोई आंधी नहीं, जैसे कोई दीपक बुझाने से पहले एक बार और चमकता है। सूरज उस सुबह धीरे निकला, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने उससे कहा हो, आज जरा धीरे चलो। महल की दीवारें जो हर सुबह मंत्रों और तैयारी की आवाजों से भर जाती थीं, आज खामोश हैं। एक सेवक बाहर आता है, धीरे धीरे सबको बताता है, रानी नहीं उठी। कोई चिल्लाता नहीं, कोई दौड़ता नहीं, बस हर कोई रुक जाता है। हवा, पक्षी, पत्तियां सब। आप उनके कमरे तक जाते हैं, दरवाजा खुला है। अंदर नजिंगा वैसी ही हैं जैसी हमेशा रही हैं, पीठ सीधी, माथे पर हल्की सी शिकन और होठों पर एक मुस्कान। आप उन्हें देखते हैं जैसे कोई नदी अपने अंतिम मोड़ पर शांति से बह रही हो। कोई अव्यवस्था नहीं, कोई डर नहीं, बस पूर्णता। कोई कहता है वह सोते हुए चली गई, कोई कहता है उनके होठों पर आखिरी शब्द था अब तुम। कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि कुछ कहना जरूरी नहीं। राज्य भर में खबर फैलती है, धीरे, सम्मान के साथ। लोग चिल्लाकर नहीं कहते, वे एक दूसरे की आंखों में देखकर सिर हिलाते हैं, जैसे कोई कह रहा हो, हमें पता था ये दिन आएगा, हम तैयार नहीं थे, पर हम अब उसे संभालेंगे। शव को सिंहासन पर नहीं रखा जाता, कोई सुनहरी चादर नहीं, कोई हथियार नहीं सजाए जाते, बस एक मंच पत्तों और फूलों से घिरा हुआ, उनकी पुरानी छड़ी उनके बगल में, और पैरों के पास एक गिलास पाम वाइन। पूरा लोग आते हैं दूर दूर से, कुछ नंगे पांव, कुछ हाथ में माला लेकर, कुछ सिर्फ चुप। और वे बस एक चीज करते हैं, एक कहानी सुनाते हैं जिसने उन्हें नजिंगा की बात सिखाई। किसी को याद है कैसे उन्होंने एक बगावत रोकी सिर्फ एक चुप्पी से। किसी को वह रात याद है जब उन्होंने एक बीमार बच्चे को दवा दी, बिना यह बताए कि वह रानी है। किसी बच्चे ने सिर्फ इतना कहा, माँ कहती थी रानी आसमान की तरह होती हैं, दूर पर हमेशा साथ। और फिर सूर्य ढलने से ठीक पहले वह क्षण आता है, उनकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। कोई समाधि नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बस उनकी राख को नदी की ओर ले जाया जाता है, जहां पानी बहता है बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी कहानी, धीरे, गहराई में, जीवन के बीच से। और फिर खामोशी। रात गहरी है, नदी अब और भी शांत बह रही है, जैसे उसके भीतर कुछ अनमोल समा गया हो। सितारे वैसे ही टिमटिमा रहे हैं, पर आज उनमें कुछ और चमक है, या शायद अब हम उन्हें और गहराई से देख रहे हैं। आप महल की पीछे की दीवार के पास खड़े हैं, वहां जहां नजिंगा अक्सर चुपचाप टहलती थी। अब वहां बस एक साधारण सी बेंच है, उस पर कोई नाम नहीं लिखा, कोई चिन्ह नहीं। फिर भी लोग वहां आते हैं, बैठते हैं, कुछ नहीं कहते, बस महसूस करते हैं। वहीं एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, ये बेंच यहां क्यों है? माँ उत्तर देती है, क्योंकि कुछ लोग पत्थर में नहीं पर हवा में रहते हैं। बेंच के पास फूल रखे जाते हैं, कभी एक पत्ते में बंधा चावल, कभी पाम वाइन का छोटा प्याला, कभी कभी तो बस एक कहानी, कागज पर लिखी, मुड़ी हुई लेकिन सच्ची। इतिहासकार अब नजिंगा को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ उन्हें अफ्रीकी रानी कहते हैं, कुछ कहते हैं वह युद्ध रणनीति की मास्टर थीं, कुछ उन्हें ईसाई धर्म की राजनीतिज्ञ कहते हैं। पर कोई एक बात तय नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी खुद को एक पहचान तक सीमित नहीं किया। वह कभी सिर्फ योद्धा नहीं थी, कभी सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं, कभी सिर्फ बहन, माँ, चालाक, निर्दयी। कोई एक शब्द उन्हें नहीं बांध सका। आप उन्हें याद करते हैं उस वक्त जब उन्होंने कहा था, मैं चाहती हूं कि लोग मुझे समझ न पाएं, ताकि वे हमेशा कोशिश करते रहें। और वही हो रहा है। लोग उनकी कहानी सुनते हैं, हर बार नई आंखों से, हर बार नई व्याख्या के साथ। एक स्कूल में शिक्षक बच्चों को उनकी कहानी सुनाते हैं, लेकिन अंत छोड़ देते हैं।
बच्चे खुद तय करते हैं कि कहानी कहाँ खत्म होती है, क्योंकि यही तो नजिंगा की असली ताकत थी। वह कभी समाप्त नहीं हुई। वे न गायब हुई, न किसी पुस्तक में बंद हुई। वह बहती रहीं, जैसे वो नदी जिसमें अब उनकी राख भी बह रही है। आप एक रात अकेले उस बेंच पर बैठते हैं, चुपचाप, कुछ नहीं पूछते, कुछ नहीं सोचते, बस वहां होते हैं। और अचानक जैसे उनकी आवाज फुसफुसाती है। शुरुआत वहां से होती है जहां तुम मुझे दोबारा याद करते हो। भोर का पहला उजाला आता है, धीरे, बहुत धीरे, जैसे किसी ने नीले आसमान पर हल्दी घोल दी हो। आप दूर से बेंच को देखते हैं। आज वहां कोई बैठा नहीं है, पर आपको लगता है जैसे कोई है, या शायद रह गया है। नजिंगा का नाम अब हवा में नहीं गूंजता, पर उसकी छाया वह अभी भी जमीन पर चलती है। राज्य अब उनके बिना चल रहा है। युवा नेता सलाहकार बन गए हैं। किसान फिर से खेतों में जा रहे हैं। सैनिक अब अभ्यास के साथ साथ कविता भी सीख रहे हैं, क्योंकि यही तो था नजिंगा का सपना, एक ऐसा शासन जहां मुट्ठी नहीं मन चलता है। आप दरबार में जाते हैं जहां अब एक नई रानी शासन कर रही है। वह उस कुर्सी पर बैठती हैं जिसे नजिंगा ने छोड़ा था, पर पहले उसकी लकड़ी को खुद अपने हाथों से साफ करती हैं। वह कहती हैं, ये कुर्सी मुझे ऊंचा नहीं बनाती, ये मुझे झुकना सिखाती है। वहीं एक बुजुर्ग मंत्री कहते हैं, पहली बार कोई रानी नहीं बल्कि सोच शासन कर रही है। राज्य के किसी कोने में एक नन्ही बच्ची जन्म लेती है। उसका नाम क्या रखा जाता है? नजिंगा। कोई नहीं पूछता क्यों, क्योंकि जवाब सबको पता है। कहीं और एक पुर्तगाली व्यापारी अपना कागजों से भरा संदूक बंद करता है और धीमे से कहता है, वह अब भी जीत रही है। उसके साथी पूछते हैं, कौन? वह है कहता है, जिसे हम कभी नहीं समझ पाए। इतिहास के पन्नों में अब नजिंगा को जगह मिल रही है। कुछ उसे अफ्रीकाज जोन ऑफ आर्क कहते हैं, कुछ द क्वीन हु आउटस्मार्टेड एम्पायर्स। पर आप जानते हैं, वह इन सभी नामों से बड़ी थीं। वह एक सवाल थीं, एक जवाब नहीं। वह थीं जो हर समय सीमा को चुनौती देती थीं। एक समय, एक संस्कृति, एक राष्ट्र, एक धर्म, इनमें से किसी एक में उन्हें बांधना असंभव था। एक दिन एक छोटा लड़का बेंच पर बैठा और अपनी माँ से पूछता है, क्या रानी कभी लौटेंगी? माँ ने कहा, अगर हम अच्छा करें, सही लड़ें, दूसरों को जगह दें, तो शायद हम ही रानी बन जाएं। आप एक दिन पत्र खोलते हैं, वही जो नजिंगा ने अपनी मृत्यु से पहले लिखा था। अंदर सिर्फ एक पंक्ति थी, जो कहानी पूरी होती है वह फिर से सुनाई जाती है। मेरी कहानी को थकने मत देना। आप मुस्कुराते हैं और जानते हैं अब ये आपकी कहानी भी बन चुकी है। आज हवा में एक अलग सी मिठास है, जैसे बारिश के बाद की मिट्टी, या फिर किसी पुरानी कहानी का आखिरी वाक्य जो होठों पर अटका की हो। आप अब नजिंगा के बिना जी रहे हैं, कुके हैं, पर क्या वाकई? क्योंकि हर जगह, हर चीज में वो किसी न किसी रूप में अब भी मौजूद है। आप एक बाजार में जाते हैं जहां व्यापारी झगड़ नहीं रहे, बल्कि आपसी फैसलों से काम चला रहे हैं। आप एक स्कूल में जाते हैं जहां बच्चों से इतिहास नहीं रटवाया जा रहा, बल्कि उन्हें कहा जाता है, अगर तुम नजिंगा होते तो क्या करते? बुकी को बाइडिबा की कुदी। आप एक गांव की सभा में बैठते हैं जहां एक बुजुर्ग महिला एक युवा लड़की से कहती है, अपनी बात रखो, क्योंकि रानी होती तो तुम्हारी आवाज जरूर सुनती। और आप जानते हैं, उसका मतलब सिर्फ कहना नहीं था, उसका मतलब था उत्तराधिकार। नजिंगा अब जिंदा नहीं, लेकिन वह चल रही हैं। लोगों की रीढ़ सीधी है, फैसले अब सवालों से शुरू होते हैं, डर से नहीं। और सबसे सुंदर बात, उनकी तस्वीरें कम हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी हर जगह है। एक दिन आप पुराने दस्तावेजों को देखते हैं, उनकी चिट्ठियां, संधियां, घोषणाएं, हर शब्द अब और भारी लगता है। एक पत्र में उन्होंने लिखा था, कभी यह मत सोचो कि मेरी भूमिका तुम्हारी समझ से छोटी थी।
शायद तुम मुझे नहीं समझ पाए क्योंकि मैं तुम्हारी कल्पना से बड़ी थी। आप पत्र को बंद करते हैं और बेंच पर बैठ जाते हैं, वहीं जहां पेड़ों की छाया में हवा हर वक्त धीमे धीमे कुछ कहती रहती है। एक छोटा बच्चा पास आता है, आपसे पूछता है, क्या आप उन्हें जानते थे? आप मुस्कुराते हैं, नहीं, लेकिन वो मुझे जानती थीं। बच्चा थोड़ा हैरान होता है, कैसे? आप कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो दुनिया बनाई जिसमें मैं ये कह सकूं। शाम ढलने लगती है, बच्चा चला जाता है। आप वहीं बैठे रहते हैं, कोई मंत्र नहीं, कोई गीत नहीं, बस शांति और उसमें नजिंगा। अब हर गुजरते दिन के साथ नजिंगा की अनुपस्थिति उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि अब वह अनुपस्थिति नहीं रही, वह आदत बन चुकी है। हर सुबह जब राज्य के कोने कोने में सूरज उगता है, कोई न कोई किसी को उनकी बात याद दिला रहा होता है। ध्यान से बोलो, रानी कहा करती थीं, शब्दों में भाले छिपे होते हैं। रुको मत, नजिंगा कभी नहीं रुकी। किसी की बात पहले सुनो, शासन वहीं से शुरू होता है। और आप सोचते हैं शायद यही था उनका असली सपना, एक ऐसा शासन जो उनकी मौजूदगी पर नहीं बल्कि उनकी सोच पर टिके। आज आप राजधानी के नए पुस्तकालय में जाते हैं, छोटा सा भवन, लेकिन हर दीवार पर चित्र। कहीं वह बैठक कर रही हैं, कहीं वह घोड़े पर सवार हैं, कहीं वह आग के पास बैठी चुपचाप कुछ सोच रही हैं। आप एक कोने में जाते हैं जहां एक किताब खुली रखी है, कोई बच्चा जोर जोर से पढ़ रहा है। रानी नजिंगा ने हमें सिखाया कि डरना कोई शर्म की बात नहीं, डर के आगे चलना हिम्मत की बात है। आप बैठते हैं शांत होकर और याद करते हैं वो शाम जब नजिंगा ने कहा था, मैं खुद को नहीं दोहरवाना चाहती, मैं चाहती हूं कि मेरी जगह लोग खुद को खोजें। और सच कहें तो अब लोग वही कर रहे हैं। कोई उसकी तरह युद्ध नहीं लड़ रहा, कोई उसकी तरह वादे नहीं कर रहा, पर सब उसकी तरह सोच रहे हैं। सबकी बातों में थोड़ा सा नजिंगा है, शब्दों में, हाव भाव में, फैसलों में, कभी कभी खामोशी में भी। आप एक दोपहर उस बेंच पर फिर बैठते हैं, इस बार अकेले नहीं, पास ही एक युवा लड़की बैठी है। उसके बालों में ताजा फूल लगे हैं और हाथ में एक पुराना पत्र। वह आपसे पूछती है, क्या आप कभी उनसे डरे थे? किसी की थी। आप सोचते हैं, फिर कहते हैं, नहीं, मैं उनसे छोटा महसूस करता था, और शायद वही सच्चा सम्मान होता है। वो मुस्कुराती है और वो पत्र आपके हाथ में दे देती है। उसमें सिर्फ एक पंक्ति, मुझे फिर से मत बनाना, मुझे जीना जारी रखना। अब सब कुछ धीमा है, कोई भाग नहीं रहा, कोई पुकार नहीं रहा, हर चीज धीरे हो रही है, जैसे आखिरी शब्द कहे जा चुके हों और अब बस मौन बाकी हो। आप बेंच पर बैठे हैं, वही पुरानी बेंच जहां नजिंगा कभी बैठना चाहती थी, किसी छाया में, नदी के पास, बिना किसी नाम या मूर्ति के। यहाँ अब अक्सर लोग आते हैं, कुछ फूल छोड़ते हैं, कुछ पत्तियों पर कुछ लिखकर रख जाते हैं। आज वहाँ एक पंख पड़ा है, बिल्कुल सफेद। आप उसे उठाते हैं, देखते हैं और फिर आकाश की ओर देखते हैं, जैसे पूछ रहे हो, क्या आप अभी भी देख रही हैं? बिहिस से की आई ये। और आपको जवाब की जरूरत भी नहीं, क्योंकि सब कुछ जो होना था हो चुका है। नजिंगा अब इतिहास नहीं, वह आदत बन चुकी है। लोग अब कहानियां सिर्फ बच्चों को सुलाने के लिए नहीं सुनाते, वे कहानियां जीते हैं। एक युवा महिला आज दरबार में पहली बार बैठी है, नेता बनकर। कोई उसे चुनौती देता है, वह मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं नजिंगा नहीं हूं, लेकिन मैं भी नहीं झुकूंगी। दरबार में एक हल्की सी सराहना गूंजती है। बाहर बच्चे आपस में एक खेल खेल रहे हैं, नाम है रानी का निर्णय, जहां हर बार एक बच्चा नजिंगा बनता है और बाकी उसके सामने सवाल रखते हैं। कोई पूछता है, अगर दो गांव आपस में लड़ रहे हों तो क्या करोगे? और ये जवाब आता है, पहले सुनूंगी, फिर दोनों को ऐसा काम दूंगी जिसमें वे साथ लड़ना सीखें।
हंसी गूंजती है, पर उसमें सीख है, क्योंकि अब नजिंगा जीवित नहीं लेकिन जिंदा हैं। आप अपने पास कुछ लिखते हैं, एक वाक्य, आखिरी पंक्ति शायद। वह कभी चली नहीं गई, हम ही उनके रास्ते पर आगे चलने लगे। अब अंधेरा घिर आया है, मिट्टी ठंडी है, आकाश साफ है, कोई मंत्र नहीं चल रहा, कोई ढोल नहीं बज रहा, बस एक नरम गहरी सांस और एक धीमा सच्चा फुसफुसाहट। वो यहां थीं। अब जब नजिंगा की यात्रा अपने अंतिम अध्याय तक पहुंच गई है, एक गहरी लंबी सांस लें। इस कहानी को अपने भीतर समाने दें, जैसे कोई पुरानी आग की गर्मी या जैसे किसी बुजुर्ग की हथेली का स्पर्श। वह सिर्फ रानी नहीं थी, वह सवाल थी, वह जवाब नहीं बल्कि रास्ता थी। उनकी कहानी हमें यह नहीं बताती कि हमें क्या बनना चाहिए, बल्कि यह दिखाती है कि हम कितने कुछ बन सकते हैं। तो अब अपनी पलकों को ढीला पड़ने दें, अपनी सांसों को धीमा करें। शायद आप अब नदी की आवाज़ सुन पा रहे हैं, शायद आप महसूस कर रहे हैं कि किसी ने आपके कंधों पर हल्का सा हाथ रखा है। वह कोई नहीं और कोई भी हो सकता है, शायद वही हो। अब इस चुप्पी को अपनाएं। कोई शब्द नहीं चाहिए, कोई पुष्टि नहीं चाहिए, बस ये जानना काफ़ी है कि ऐसी कहानियाँ थीं, हैं और रहेंगी, और आप अब उनका हिस्सा हैं। शुभ रात्रि।